हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं क्लास 8 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के पहले लेसन में। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्स। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी और आप अभी हमसे पढ़ने जा रहे हैं लेसन 1 रिसोर्स। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है इस वीडियो के बाद तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक को पढ़ने में दिक्कत हुई। मैं आपके क्वेरी को आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो जब तक मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, आप इसको अच्छे से 40-45 मिनट जितने भी देर का ये वीडियो होता है आप उसे बढ़िया से सुनेंगे, मुझे ये उम्मीद है। और आप उसको जितनी भी चीज़ें मैं बताऊँगा वो उसका एक अपने कॉपी में नोट्स बना लेंगे और उसको रिवाइज करेंगे टाइम टू टाइम। और जो चीज़ नहीं समझ में आएगा उसे आप वापस से दोबारा देखेंगे। तो दैट इज़ माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, राइट? सो दिस इज़ वॉट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू राइट नाउ एट द मोमेंट। ये मेरा एक्सपेक्ट। सो व्हाट इज रिसोर्स? एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड इज नोन एज रिसोर्स। हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है उसे हम रिसोर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है चेयर, टेबल, इलेक्ट्रिसिटी, पेन। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में, हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है उसे हम रिसोर्स कह सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ जो आपके काम आ रहा है वो एक रिसोर्स है, ऐसे समझिए आप इसे। ठीक, तो इस बारे में हम लोग देख सकते हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स है चेयर, पेन, टेबल, इलेक्ट्रिसिटी। हर वो चीज़ जो हमारे काम आ रहा है वो एक रिसोर्स है। एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड इज नोन एज रिसोर्स। अब कोई भी रिसोर्स है उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, उसमें दो खूबी होता है। एक कि उसका कुछ यूटिलिटी होता है। यूटिलिटी का क्या मतलब है? यूटिलिटी मतलब है उपयोगिता, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ये उसकी खासियत है। ठीक है, तभी तो वो हमारे काम आ रहा है। तो अ रिसोर्स मस्ट हैव टू थिंग्स, फर्स्ट यूटिलिटी एंड सेकेंड इज वैल्यू। इट मस्ट हैव वैल्यू। हर रिसोर्स का यूटिलिटी भी होना चाहिए और वैल्यू भी होना चाहिए। इट मीन्स देयर शुड नॉट बी ए थिंग विच will which we can call resource will not have these two things, utility and value। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में जिसका यूटिलिटी भी हो और वैल्यू हो और हम उसे रिसोर्स नहीं कह सकते। यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? यूटिलिटी का मतलब है यूजफुलनेस और वैल्यू का मतलब होता है वर्थ। तो ये दो चीज़ें होती है जो हमको कंसिडरेशन में लेना है। यूटिलिटी का मतलब होता है वैल्यू और वर्थ। ठीक है, तो these are the two things that we need to take in consideration while considering any object as resource। इन दो चीज़ों का हमको ध्यान रखना है अगर हम किसी भी चीज़ को रिसोर्स या फिर वर्दी मानते हैं कि वो हमारे यूज़ के लायक है। these are the two things which we must keep in mind, right? Okay, the next term that we are going to discuss is patent। What is patent? Patent is nothing but the exclusive right over any idea or invention। पेटेंट क्या होता है? सपोज एक वैज्ञानिक या एक कंपनी है कोई जिसने कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च किया या बनाया, उसने उसकी खोज की, तो अब उसने उसके लिए मेहनत किया, दिन रात एक किया है, तो अब इस पे उसका अधिकार है, उस इन्वेंशन पे उसका अधिकार है। कोई भी उसे प्रोपगेट नहीं कर सकता है, कोई भी उसे प्रोपगेट नहीं कर सकता बिना उस पर्सन के परमिशन के। तो इसे हम पेटेंट कहते हैं। उसके बाद और एक टर्म आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है, हम लोग डेली पढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हम सुनते आते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। टेक्नोलॉजी क्या होता है? ये एप्लीकेशन है लेटेस्ट नॉलेज और स्किल का किसी भी काम को करने में और चीज़ों को बनाने में। हम लोगों ने जो भी चीज़ विज्ञान में सीखा, जब तक हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसका रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं होगा। तो टेक्नोलॉजी वही सिस्टम है कि जितनी भी चीज़ों को हम सीखे हैं, टेक्स्ट बुक के माध्यम से सीखे, उसको एक रिफाइंड वे में, डे टू डे के रिफाइंड वे में हम उसको जब अप्लाई करेंगे और चीज़ों को, नई नई चीज़ों को बनाएंगे, नए इन्वेंशंस करेंगे, जैसे रोबोट बनाएंगे या फिर कोई वैक्सीन बनाएंगे, कोई मेडिसिन बनाएंगे, तो हियर टेक्नोलॉजी कम्स इन टू प्ले। नाउ व्हाट आर द टू फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज? कौन से वह दो चीज़ हैं जो किसी भी रिसोर्स को
किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल सकता है। देखिए, हमारे पास जितनी भी चीज़ है वो हमारे काम की हैं, लेकिन हमारे लिए सभी चीज़ काम का नहीं है। एक इंडिविजुअल के लिए चॉइस अलग अलग है, ठीक। तो जितने भी लोग हैं उनका चॉइस अलग अलग है चीज़ों का, उनके लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ जो किसी एक आदमी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है। और किसी भी रिसोर्स को हम रिसोर्स तभी बोलते हैं जब उसका वैल्यू हो और यूटिलिटी हो। तो इस वैल्यू और यूटिलिटी के लिए दोनों फैक्टर आने के लिए दो चीज़ें आवश्यक होती है। एक है टाइम, मतलब किसी भी चीज़ को ठीक होने के लिए वी रिक्वायर टाइम, एंड सेकेंड इज टेक्नोलॉजी। सपोज कोल है, ठीक है। कोल को डायमंड बनने में टाइम लगता है। दिस इज कोल, दिस इज डायमंड। तो कोल को डायमंड बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है, millions of years. It will take millions of years for a coal to become diamond. So this required time. Okay, similarly fossils को coal बनने में भी टाइम लगा था millions of years, right? तो जब fossils को भी टाइम लगा था millions of year, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जितनी भी चीज़ है that is a time taking for a substance to become resource. A time is required. Okay, so there is a need of time, and second is technology. Why technology? टेक्नोलॉजी की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? सपोज कहीं पे आयरन ओर है, ठीक है। आयरन ओर है, लेकिन उस ओर से हमको आयरन एक्सट्रैक्ट करना है। अगर आयरन ओर से हमको आयरन एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हमको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर हमको अगर इफ देर इज वी नो दैट विंड एनर्जी है कहीं पे, ठीक है, विंड एनर्जी है। विंड से हमको विंड एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी काम आएगी, अदरवाइज नहीं हो सकता है हमारा काम, राइट। एज वी मूव फर्दर, नेचुरल रिसोर्स को और बाकी सब टाइप्स में भी डिवाइड किया जा सकता है, और ये डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर पे। और वे फैक्टर कौन कौन से हैं हम लोग देखते हैं। डेवलपमेंट एंड यूज़ के बेसिस पे नेचुरल रिसोर्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स में। एक्चुअल रिसोर्स का एग्जांपल क्या है? कोल डिपॉजिट इन रूर रीजन ऑफ जर्मनी। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, नॉट द ओनली एग्जाम्पल, इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। यह एक एग्जाम्पल है, केवल और केवल यही एग्जाम्पल है, ऐसी बात नहीं है। जैसे हम लोग जिस रिसोर्स को यूज़ कर पा रहे हैं, जिस रिसोर्स को हम लोग अभी करेंटली यूज़ कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम उसको फ्यूचर में यूज़ करेंगे, हमको इसके बारे में पता है, कुछ कुछ टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट लोग पता लगा रहे हैं, ऐसी बातें नहीं। जिसको हम करंट में यूज़ कर पा रहे हैं, अभी एट प्रेजेंट में हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं, वैसे रिसोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्चुअल रिसोर्स। अभी हम लोग इसका डेफिनेशन नीचे डिटेल में देखेंगे, तो यू कैन राइट इट फ्रॉम देयर। ओके, सो एक्चुअल रिसोर्स वैसे रिसोर्स हैं जिनका जिनका एक मिनट। एक्चुअल रिसोर्स वैसे रिसोर्स हैं जो करेंटली यूज़ हो रहे हैं। सिमिलरली पोटेंशियल रिसोर्स वैसे रिसोर्स हैं जो करेंटली यूज़ नहीं हो रहे बट दे कैन बी यूज इन फ्यूचर। सेकेंड होता है ऑरिजिन के बेसिस पे। कोई भी रिसोर्स है उसका ऑरिजिन क्या है, कोई भी रिसोर्स है उसका ऑरिजिन क्या है, इस बेसिस पे भी हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। यानी कि या वो सजीव है या वो निर्जीव है, क्या उसमें लाइफ है। अगर उसमें लाइफ है तो हम उसे बायोटिक बोलेंगे, अगर उसमें लाइफ नहीं है तो हम उसे अबायोटिक बोलेंगे। अगर उसमें लाइफ है तो हम उसे बायोटिक बोलेंगे। इफ बायोटिक मीन्स लाइफ, ये 6-7 क्लास में सब लोग पढ़ते हैं, 5 क्लास में पढ़ते हैं लोग। सो एनिमल, प्लांट, दे हैव लाइफ, एंड सिमिलरली एबायोटिक रिसोर्स are those resource which do not have life in them. Their origin they have originated in the nature and
दे आर नॉट लाइकली टू पोजेस लाइफ, उनके पास लाइफ नहीं है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे अगर देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे अगर देखें तो रिसोर्स यूबिक्यूटस है और लोकलाइज भी हो सकते हैं। कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में कहीं पे भी पाए जाते हैं, हर जगह पे पाए जाते हैं, वैसे रिसोर्स। यूबिक्यूटस का मतलब होता है वैसा चीज़ जो हर जगह पे पाया जाए, ठीक है। वैसे रिसोर्स जो हर जगह पे पाए जाएं उसे हम कह सकते हैं यूबिक्यूटस रिसोर्स, और वैसे रिसोर्स जो केवल और केवल एक पर्टिकुलर जगह पे पाए जाए उसे हम कह सकते हैं लोकलाइज रिसोर्स। तो लोकलाइज रिसोर्स के एग्जांपल है कॉपर है, आयरन ओर है, ये एक पर्टिकुलर जगह पे पाया जाएगा। जैसे कोल है, तो कोल बोकारो स्टील सिटी में पाया जाता है, धनबाद में पाया जाता है, धनबाद में पाया जाता है, रूर रीजन ऑफ जर्मनी में पाया जाता है। तो ये एक पर्टिकुलर लोकल रीजन में पाया जाता है। वेयर एज सनलाइट के साथ वैसा नहीं है, वाटर के साथ वैसा नहीं है। these are not the things with the water. Okay, so these are the things which we must take into account while studying about the distribution. These are the things which we must take into account while studying about the resources on the basis of distribution. That on the basis of distribution, resource can be classified as either ubiquitous or localized. We can tell about them in these two ways, that these are either ubiquitous or localized. Example, ubiquitous, सनलाइट इज यूबिक्यूटस, जो हर जगह पाया जाए उसे हम यूबिक्यूटस रिसोर्स बोलेंगे। लोकलाइज रिसोर्स उसे बोलेंगे जो एक पर्टिकुलर लोकल रीजन में पाया जाएगा, एक पर्टिकुलर एरिया पे पाया जाएगा, उसे हम लोकलाइज रिसोर्स बोल सकते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, कोई कोई सोर्स होता है जो रिन्यूएबल होता है, कोई कोई सोर्स होता है जो नॉन रिन्यूएबल होता है, रिन्यूएबल। इसको अगर हम ब्रेक करें, री मीन्स होता है फिर से, न्यू का मतलब होता है नया, एबल का मतलब जिसमें क्षमता हो। तो वैसे रिसोर्स जो फिर से रिन्यू हो जाए हम उसे रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, सूरज की रोशनी है, आज से बहुत साल पहले से, लेकिन क्या ये एग्जॉस्ट हुआ है? ये एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। सो दिस इज रिन्यूएबल रिसोर्स। सिमिलरली वाटर है, मिलियंस ऑफ साल से बह रहा है, बहते चले जा रहा है, बहते चले जा रहा है, तो इससे हम रिन्यूएबल रिसोर्स बोल सकते हैं। वेयर एज कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो एक टाइम आएगा उसके बाद वे ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि कोल, ये कोल है, ये पेट्रोलियम है और ये नेचुरल गैस है। तो ये एक टाइम के बाद ये सब ख़त्म हो जाएगा, एक टाइम के बाद दीज रिसोर्सेज विल गेट ओवर। तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नाउ लेट अस कम टू द डेफिनेशन पार्ट। ऊपर जितने भी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा, अब उसको एक डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़ लेते ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम ना हो। Natural resource, those resources which are drawn from the nature and are used without much modification are called natural resource. Example, sunlight, water, soil. वैसे रिसोर्स जिनको नेचर से प्राप्त किया गया है, जो नेचर से आए, जैसे सनलाइट है, ठीक है, तो सनलाइट कहाँ से है? सूरज की रोशनी जो है वो आई, नेचर से आई। पानी, पानी कहाँ से है? संग तेरे पानियों सब बहता रहूं, ये कहाँ से आया? पानी, पानी आया नेचर से आया। उसके बाद सॉइल, सॉइल जमीन में, तो नेचुरल रिसोर्स यहाँ पे है। तो पानी कहाँ से है? पानी एक नेचुरल रिसोर्स है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स विच आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स। In simple terms, we can say all those things which are obtained from nature are called as natural resource. Now, the second is actual resource. Those resource whose quantity is known as natural resource, is known as natural resource. वैसे रिसोर्स जिनकी क्वांटिटी का हमें पता है कि हमारे पास इतना में ये चीज़ है, इतने क्वांटिटी में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रेजेंट है, वैसे रिसोर्स को हम लोग एक्चुअल रिसोर्स बोल सकते हैं। जैसे फिर से एग्जांपल वही, रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रूर रीजन ऑफ जर्मनी। जर्मनी एक देश है, तो जर्मनी के रूर रीजन में कोल पाया जाता है, तो उसका क्वांटिटी पता है कोल के बारे में। दिस इज क्वांटिफाइबल क्वांटिटी, कि यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे 100 मेट्रिक टन टन ऑफ किलोज है, टन्स ऑफ कोल्स है, ये हमको पता है। तो इसका क्वांटिटी जब हमको पता होगा तो हम कह सकते हैं कि दैट इट इज़ एन एक्चुअल रिसोर्स। सिमिलरली डार्क सॉइल जो डेक्कन प्लेटू में पाया जाता है महाराष्ट्र का, ये भी एक एक्चुअल रिसोर्स है जब हमको इसका लोकेशन पता है। और एक तरीके से देखें तो ये एक लोकलाइज रिसोर्स भी है,
क्योंकि ये लोकल एरिया में पाया जा रहा है। डार्क सॉइल क्या हर जगह पे पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। तो अगर इसका एग्जाम्पल देना चाहे लोकलाइज रिसोर्स में, तो हम इसे वहां पे भी दे सकते हैं, राइट। सो दीज आर द थिंग्स विच मस्ट बी टेकन इन टू अकाउंट वाइल लुकिंग फॉर एन एग्जाम्पल। हम उसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, ये तो एक्चुअल रिसोर्स है, बट क्या ये लोकलाइज रिसोर्स का एग्जाम्पल है? हाँ है, क्योंकि रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रूरल रीजन ऑफ जर्मनी, वाई नॉट इन अदर रीजन ऑफ जर्मनी? वाई रूरल रीजन ऑफ जर्मनी? because it is localized resource too. Okay, now let us move to the next definition, that is potential resource. Those resources whose entire quantity may not be known and these are not being used as present are called potential resource. वैसे resource जिनका entire quantity हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है कि वो कितने amount में present है, हमको नहीं पता है कि उसका use कब से start होगा, हमको नहीं पता है कि कब से उस पर काम चलना स्टार्ट होगा, कब तक साइंटिस्ट लोग उस पर रिसर्च करेंगे, कब से सारा कार्यक्रम स्टार्ट होगा, उसके बारे में हमें नहीं पता है। जैसे कि यूरेनियम है जो कि लद्दाख में पाया जाता है, लेकिन उसको यूज़ कैसे किया जाए अभी तक हमको पता नहीं है, या उसकी क्वांटिटी कितनी है ये अभी हम लोग नहीं उसको कैलकुलेट कर पाए। तो वैसे रिसोर्स जिसका पूरा क्वांटिटी हमें नहीं पता हो, लेकिन करेंटली दैट इज़ बीइंग यूज्ड and that are not being used at present are called as potential resource. उस रिसोर्स को हो सकता है कि हम भविष्य में यूज़ करें, लेकिन अभी हम उस रिसोर्स को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स कह सकते हैं। अगला है बायोटिक रिसोर्स। ये बहुत ही सिंपल है। बायोटिक रिसोर्स आप पढ़े हैं छोटे क्लास में कि व्हाट आर लिविंग थिंग, व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग। तो वैसे कोई भी रिसोर्स, दो रिसोर्स विच हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्स. All those resources which have life in them are called biotic resource. Example plant and animals. वैसे रिसोर्स जिनमें जीवन है वो सभी रिसोर्स है। जैसे एक फार्मर के पास बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, क्या एनिमल्स उनके काम आते हैं? हाँ आते हैं। वो लोड को कैरी करते हैं, वे मिल्क देते हैं, वे ऊल देते हैं। तो क्या अभी रिसोर्स का डेफिनेशन हम क्या बताए थे थोड़ी देर पहले? एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड, एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। तो क्या एनिमल्स हमारे डिमांड को पूरा कर रहे हैं? तो इसका जवाब है हाँ। तो क्या ये रिसोर्स है? हाँ है। क्या ये बायोटिक रिसोर्स है? क्या इनमें जान है? हाँ है। तो ये बायोटिक रिसोर्स के उदाहरण है, ठीक है। एबायोटिक रिसोर्स, ठीक इसका उल्टा, दो रिसोर्स विच डू नॉट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्स। वैसे रिसोर्स जिनमें कोई भी जान नहीं होती है उसे हम एबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसका है चेयर, टेबल, पेन। क्या इसमें जान है? अगर हम ये टेबल है, ये टेबल को एक हथौड़ा मारे तो क्या ये रोएगा? ऐसे रोएगा क्या? ये ऐसे रोएगा? ऐसे रोएगा? नहीं रोएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जान ही नहीं है। और जब जान ही नहीं है तो ये रो नहीं पाएगा, और रो नहीं पाएगा यानी कि हमको रोना और हंसना नहीं देखना उसका, बस हमको देखना है वेदर इट हैज़ लाइफ इन इट और नॉट। दो रिसोर्स विच डू नॉट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्स। एग्जाम्पल चेयर, टेबल, पेन। और बायोटिक रिसोर्स, वैसे रिसोर्स जिनमें जीवन होता है उसे हम बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। नाउ लेट अस कम टू द अनदर टाइप ऑफ रिसोर्स, दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्स. Those resource which get renewed or replenished quickly are known as renewable resource. वैसे रिसोर्स जो कि तुरंत रिन्यू हो जाते हैं या फिर क्विकली रिप्लेनिश हो जाते हैं सॉइल में, वैसे रिसोर्स को हम रिन्यूएबल रिसोर्स बोल सकते हैं। जैसे पानी है, विंड है, सनलाइट है। ऐसे रिसोर्स जो हैं ये रिन्यू होते हैं। रिन्यू का क्या मतलब है यहाँ पे? रिन्यू का मतलब है ये जैसे थे वैसे स्टेट में वापस से आ जाते हैं। जैसे पानी होता है, पानी, तो पानी क्या होता है? पहले बारिश से पानी आता है, इस पानी को फिर हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं। यूटिलाइज़ करने के बाद फिर हम इसको गंदा करते हैं। गंदा करने के बाद फिर से इसका इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन होने के बाद ये फिर से बारिश बन के फिर आता है। तो फिर से ये क्या हुआ? रिन्यू हो गया। तो वाटर साइकिल, ठीक है। तो ये फिर से रिन्यू हो गया। तो वैसे रिसोर्स जो रिन्यू फिर से हो जाए, वैसे रिसोर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स कह सकते हैं। इसका एग्जांपल वाटर, विंड, सनलाइट, ये सभी रिसोर्स जितने भी हैं ये सभी रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जांपल है। नाउ कमिंग टू द अनदर नेक्स्ट डेफिनेशन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जस्ट द अपोजिट ऑफ दैट. Those resources which have a limited stock and hence cannot be renewed in a short interval of time are called non-renewable resource. यहाँ सोर्स लिखा गया, इसको थोड़ा सा एडिट कर लिया जाए। यहाँ पे थोड़ी गलती होगी, यहाँ पे सुधार लीजिएगा आप लोग।
आर नोन एज रिन्यूएबल, यहाँ पे रिसोर्स होगा, ठीक है, आर कॉल्ड, यहाँ पे रिसोर्सेस कर लेना है, आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो वैसे रिसोर्स जो समय के हिसाब से जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है उसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोल सकते हैं। दो रिसोर्स विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक, वैसा रिसोर्स जिसकी संख्या बहुत ही लिमिटेड है, जिसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं और उसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, ऐसे रिसोर्स को हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके बाद अगला डेफिनेशन है यूबिक्यूटस रिसोर्स। वैसे रिसोर्स जो हर जगह पाए जाएंगे उसे हम यूबिक्यूटस रिसोर्स कहेंगे। दो रिसोर्स विच आर फाउंड एवरीवेयर आर नोन एज यूबिक्यूटस रिसोर्स। वैसे रिसोर्स जो दुनिया में हर जगह पाया जाएगा, जैसे एयर है, एयर आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए मिल जाएगा आपको, सनलाइट मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यूबिक्यूटस रिसोर्स के बारे में ये होती है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है मोस्टली, ठीक है। हम लोग के कंट्री में वाटर क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंडिया में वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे इसको खरीदना पड़ता है, तो उसका वैल्यू आ गया फिर। और दिस इज़ ह्यूमन टेंडेंसी, ये ह्यूमन का टेंडेंसी है कि जो भी चीज़ फ्री होता है उसको वो लोग वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है, बट दैट इज़ नॉट राइट। लोकलाइज रिसोर्स, अगला टर्म है लोकलाइज रिसोर्स। द रिसोर्स विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस आर लोकलाइज रिसोर्स। वैसे रिसोर्स जो एक पर्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पाए जाते हैं, एक ही जगह पे पाए जाते हैं, उसे हम लोकलाइज रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कॉपर एंड आयरन ओर है, इसका कोई फिक्स प्लेस है क्या, ये हर जगह पे पाया जाता है? कॉपर एंड आयरन ओर जो है ये पूरे दुनिया में नहीं पाया जाता है, इसका एक पर्टिकुलर लोकेशन होता है। जैसे आयरन ओर है, कॉपर है, कॉपर ओर है, तो इसके लिए कोई इसका लोकेशन है, एक पर्टिकुलर स्टेट में पाया जाता है, एक पर्टिकुलर कंट्री में पाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे मुंबई है, ठीक है, तो मुंबई में क्या होता है, मुंबई में पाया जाता है ऑयल, ठीक है, ऑयल। असम में पाया जाता है डिगबोई इन असम। तो दीज हर जगह पे ऑयल हमको नहीं मिलता है, तो डिगबोई जो कि असम में है वहाँ पे हमको ऑयल के रिसोर्सेस मिलते हैं। सो दीज आर द लोकलाइज रिसोर्स विच आर फाउंड। अब यहाँ से इसको सप्लाई किया जाता है ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है, यहाँ से पूरे देश में सप्लाई किया जाता है। तो दीज आर द थिंग्स विच मेक इट ए लोकलाइज रिसोर्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड, व्हाई इज दिस डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन ऑल ओवर द अर्थ। इस क्वेश्चन का पहले हम मतलब समझते हैं। पूरी दुनिया में नेचुरल रिसोर्स जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कहीं पे लैटेराइट सॉइल है, कहीं पे ब्लैक सॉइल है, कहीं पे नदी है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे जंगल है, कहीं पे तेल ही तेल है, कहीं पे पानी ही पानी है। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, इसके पीछे का क्या कारण है, ये दोनों चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जवाब है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। ये इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला है टेरेन, दूसरा है क्लाइमेट और तीसरा है एल्टीट्यूड। टेरेन का मतलब क्या होता है, टेरेन का मतलब होता है अब जितने भी जगह है वहाँ पे कहीं पे माउंटेन्स मिलेगा आपको, कहीं पे पहाड़ी मिलेगा, कहीं पे आपको जंगल मिलेगा, ऐसा हरा हरा जंगल, ठीक है, और कहीं कहीं पे आपको एकदम गड्ढा मिलेगा। तो ऐसा चीज़ है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा देन रिसोर्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। दूसरा फैक्टर जो है, कहीं पे क्लाइमेट, कहीं पे 5 डिग्री सी है, कहीं पे 50 डिग्री सी है। दुनिया का सबसे हॉटेस्ट प्लेस जो है अभी तक रिकॉर्ड किया गया 56 डिग्री सी के अप्रॉक्सीमेटली, ये लिबिया एक अफ्रीकन कंट्री है, तो लिबिया में सबसे ज़्यादा अभी तक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो क्लाइमेट देखिए, कहीं पे 0 डिग्री भी रहता है और कहीं पे 55-56 तक भी पहुंच जाता है एट टाइम्स। तो क्लाइमेट के चलते कहीं पे डेजर्ट होगा। अगर कहीं का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट है और वहाँ का टोपोग्राफी या टेरेन डेजर्ट है, तो वहाँ पे जो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अलग होगा कंपैरेटिवली जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, राइट। उसके बाद तीसरा एल्टीट्यूड।
एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। हाइट, कोई चीज़ कोई जगह लो पे सिचुएटेड है, कोई हाई पे सिचुएटेड है, तो ऐसे में रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो अनइवन होगा। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज अनइवन ऑल ओवर द अर्थ बिकॉज फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड वैरी ओवर द अर्थ। ये टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड जो है ये पूरे अर्थ पे वैरी करते हैं। अब थर्ड टाइप के रिसोर्स पे हम लोग आते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स। द रिसोर्स विच आर मेड बाई ह्यूमन बाई मॉडिफाइंग द नेचुरल रिसोर्स इज नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। वैसे रिसोर्स जिसको ह्यूमन ने बनाया है, जिसको आदमी ने बनाया है, जैसे कि बिल्डिंग है, ब्रिजेस है, ट्रेन है, व्हीकल है। जैसे ट्रेन है तो ट्रेन का इंजन सबसे पहले जेम्स वाट ने बनाया, ठीक है, जेम्स वाट। तो ये ह्यूमन ने बनाया या नेचर में था पहले कि नेचर ने, भगवान ने बोला कि ओके चलो ट्रेन बना देते हैं, ऐसा तो नहीं हुआ। बट आदमी ने इसको बनाया। आदमी ने कैसे बनाया? आदमी ने लकड़ियों का यूज़ किया ताकि वो पटरी बना पाए। ऐसे जो पटरी के बीच में ऐसे डालते, पहले लकड़ी का यूज़ होता था, अब आयरन का यूज़ होता है। तो ये नेचर में पहले से प्रेजेंट था, उसको मॉडिफाई करके आदमी ने बनाया। ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम लोग को कि हम लोग नेचर से बहुत बड़े हैं या ऐसा कुछ। हम लोग वैसे नहीं हैं। हम लोग नेचर के यूज़ के बिना, नेचर के डिपेंडेबिलिटी के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है, क्योंकि नेचर ने खुद हमको बनाया है, ठीक है। नेचर ने खुद हमें बनाया है। तो ये जितने भी चीज़ है वो हम लोग नेचर को चैलेंज नहीं कर सकते। सिमिलरली बिल्डिंग, हम लोगों ने बिल्डिंग्स को बनाया, ब्रिजेस को बनाया, ऐसे ब्रिज को बनाया, लंबा लंबा ब्रिज, ठीक है। उसके बाद व्हीकल्स को बनाया, आप ऐसे व्हीकल्स बना सकते हो। ऐसे ये फोर्ड ये जो भी कार है, घटिया सा है तो कार, चलो कोई बात नहीं, इसी में बैठो अभी। ह्यूमन रिसोर्स, द नंबर एंड एबिलिटीज मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? जितनी संख्या में लोग होंगे और जितना उनका क्वालिटीज़ होगा, मतलब उनका जितना मेंटल एबिलिटीज़ होगा, जितना उनकी फिजिकल एबिलिटी होगा, वही ह्यूमन रिसोर्स है। अब जैसे देखिए, हमारे सोसाइटी में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, लेबर, पेंटर, फार्मर, सोल्जर, ये जितने भी लोग हैं सब यूज़फुल हैं, सब लोग यूज़फुल है, सब कोई किसी ना किसी काम में आते ही आते हैं। तो अब ये जब सभी किसी ना किसी काम में आते हैं तो हमको इनको रिसोर्स की तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि रिसोर्स का डेफिनेशन क्या होता है? रिसोर्स का डेफिनेशन होता है हर वो चीज़ जो हमारे काम आए वो रिसोर्स है। तो क्या डॉक्टर हमारे काम आते हैं? हाँ आते हैं। क्या इंजीनियर हमारे काम आते हैं? हाँ आते हैं। क्या साइंटिस्ट हमारे काम आते हैं? हाँ आते हैं। लेबर आते हैं, पेंटर आते हैं, फार्मर आते हैं, सोल्जर आते हैं, सभी लोग हमारे काम आते हैं। तो इसे हम ह्यूमन रिसोर्स कह सकते हैं। द नंबर एंड एबिलिटी, जो संख्या और एबिलिटी, मतलब लोगों की जो शक्ति है, मेंटल एबिलिटी है और फिजिकल एबिलिटी है, तो लोगों का यही ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। तो अगर कोई भी कंट्री को अगर ह्यूमन रिसोर्स में रिच होना है तो उसे क्या करना चाहिए? लोगों के हेल्थ पे और लोगों के एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, तभी वो कंट्री ह्यूमन रिसोर्स के टर्म्स में समृद्ध बन सकता है, राइट। और इसलिए स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि वे एक्सरसाइज करें और पढ़ाई लिखाई भी करें, ताकि वो लोग मेंटली भी फिट रहें और फिजिकली भी फिट रहें, ताकि वे एक बढ़िया ह्यूमन रिसोर्स बन पाए अपने जीवन में। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, improving the quality of people's skill so that they are able to create more resource is known as human made resource। अगर लोगों के लाइफ स्किल्स को डेवलप किया जाए, जैसे कोई अगर एक बच्चा अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसे उसी खेल में प्रोत्साहन दिया जाए, उसी खेल को उसको सीखने के लिए ट्रेन किया जाए, तो इससे क्या होगा? उसका स्किल उस खेल में डेवलप होगा। तो इसको हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कह सकते हैं, ठीक है। अगर कोई एक मान लेते हैं म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखता है, तो अगर हम उसके म्यूज़िक के टैलेंट को हार्नेस करें, अगर हम उसको म्यूज़िक के टर्म्स में म्यूज़िक का सारा ज्ञान दें, तो ये स्किल उसका बढ़ेगा और वो एक बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बन सकता है। तो इसी स्किल का नाम, इसी ट्रेनिंग का नाम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। अब ये तो हो गया रिसोर्स के बारे में बात। अब जितने भी रिसोर्स हैं उनको हमको क्या करना चाहिए? उनको हमको कंजर्व करने की ज़रूरत है।
ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर 10 पेंसिल है तो आप बोलेंगे कि हमको तो एक से लिखने की ज़रूरत है तो हम 9 फेंक देते हैं। नहीं, वो फ्यूचर में यूज़ होगा होगा तो हम लोगों को रिसोर्स को कंजर्व करना चाहिए और ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास अगर रिसोर्स है तो ये मेरी संपत्ति है, केवल हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई एडेड रिसोर्स है, अगर मेरे पास कोई एक ऐसा रिसोर्स है जो कि हम काम में नहीं ला रहे हैं, तो हम उसको दूसरे को दे सकते हैं ताकि वो उसको यूटिलाइज कर सकता है। इससे क्या होगा कि वो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो गया और आप उसको बर्बाद भी नहीं किया। if you are not using something, then you are not taking the advantage of it fully। आप उसका पूर्ण तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, तो कम से कम किसी दूसरे को तो उसका फ़ायदा लेने दीजिए। रिसोर्स को कंजर्व करने का मतलब होता है कि हम लोग जितने भी हमारे आसपास नेचुरल रिसोर्स है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है, उसको हम लोग केयरफुली यूज़ करें और उनको टाइम दे कि वो रिन्यू भी हो पाए। ठीक है, जैसे हमको ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है। एक एग्जांपल लेते हैं फर्टिलाइज़र का। फर्टिलाइज़र जब हम लोग ज़मीन के अंदर डालते हैं तो वो क्या करता है, ज़मीन को एक वो प्लांट को तो बड़ा कर देता है, प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है, लेकिन वो ज़मीन का फर्टिलिटी ख़त्म कर देता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो हम लोग क्या करना चाहिए, सॉइल को भी उसका जो नेचुरल टेंडेंसीज है, नेचुरल उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको रिकवर करने के लिए टाइम देना चाहिए ताकि सॉइल जो अपने न्यूट्रिएंट्स को कंजर्व कर पाए। ठीक है, उसके बाद अगला चीज़ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो टू कंजर्व देम फॉर फ्यूचर यूज इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स, हम लोग को जितने भी रिसोर्स हैं उनको बैलेंस करके यूज़ करना चाहिए। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 10 kg ऑफ वीट है, ठीक है, लेकिन आपको ज़रूरत केवल अभी 1 kg का, 1 kg का। आप इसको फ्यूचर के लिए रख सकते हैं, लेकिन क्या आप इसको कंजर्व करके रखें कि मेरे 3 पोस्ट के बाद जो लोग आएंगे वो 10 kg वीट को खाएंगे? ऐसा तो आप नहीं रख सकते, तब तक तो बर्बाद हो जाएगा। इट मीन्स हम लोगों को उन्हीं रिसोर्स को यूज़ करना है, हम लोग को रिसोर्स को यूज़ करना है जुडिशियसली। एक टर्म होता है जुडिशियसली, मीन्स हमको उसको बहुत ही जुडिशियसली यूज़ करना है, बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है और ऐसे यूज़ करना है कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको बचा के रख पाएँ बैलेंस वे में। जैसे अगर हमको पेड़ काटना है, पेड़ काटना है, हमको उसकी ज़रूरत होगी क्योंकि हमको टेबल्स बनाना है। अगर हमको एक टेबल की ज़रूरत है तो हम ऐसा नहीं करेंगे हम 10 टेबल उठा के ले आएंगे। मेरे पास पैसा है, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको 10 टेबल खरीद लें, हम लोग 15 टेबल खरीद लें जब ज़रूरत एक की हो। तो अगर हम एक के बदले 15 टेबल खरीदें और एक टेबल को काटने के लिए अगर एक ट्री का यूज़ हुआ तो 15 टेबल को काटने के लिए 15 ट्रीज़ का यूज़ होगा। तो ये 14 ट्रीज़ क्या हुए, 14 ट्रीज़ 15 - 1 अगर कर दें तो 14 ट्रीज़ का क्या हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि इस 14 टेबल्स का हमको ज़रूरत भी नहीं था तभी भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं, बनाए जा रहे हैं उसी तरह। तो दैट इज़ अ लॉस। ओके, उसके बाद जब हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, जब हमको उसको बंद कर देना चाहिए, जब हमको उसका काम नहीं है तो हमको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। इस तरीके से हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं ताकि हम लोग एक सस्टेनेबल वे में डेवलप करें, हम लोग भी जिए और जो नेचर है उसे भी हम अवसर दें कि वो ग्रो करे। ठीक है, हम लोग कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं अगर हम लोग नेचर को डिस्टर्ब करेंगे तो। ठीक है, नेचर को हम लोगों को साथ लेके चलना चाहिए और अदरवाइज नेचर डिस्टर्ब हम लोग को भी कर देता है। हम लोग देख पा रहे हैं अभी। हाउ कैन वी प्रैक्टिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट? वी कैन प्रैक्टिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय respecting and caring for all forms of life, improving the quality of human life. Second, third is minimizing the depletion of natural resource, changing personal attitude and practice towards the environment. हम लोग कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रैक्टिस कर सकते हैं? ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ने की बात होगी कि एग्जाम में आया तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिख दिए कि बाय बैलेंसिंग द नीड एंड सो, लेकिन हमको इसको एक्चुअली में प्रैक्टिस कैसे करना है
वी कैन प्रैक्टिस इट बाई रिस्पेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हम लोगों को सभी फॉर्म्स ऑफ लाइफ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी की एक केयर रखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग तभी अच्छे से जी पाएंगे जब वो लोग पहले अच्छे से जिएंगे। सेकेंड, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कंट्री में बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बहुत लोग बीमार हैं, तो जब बहुत सारे लोग बीमार होंगे तो उस कंट्री का डेवलपमेंट बहुत धीरे होगा, क्योंकि कंट्री के गवर्नमेंट का सारा पैसा उन लोगों को ठीक करने में चला जाएगा जो बीमार है, रादर देन लोगों के पढ़ाई पे, लोगों के हेल्थ पे, लोगों के एजुकेशन पे, लोगों के टेक्नोलॉजी सीखने पे। इस पे ना खर्च करके लोगों के हेल्थ पे ज़्यादा खर्च होगा कि सभी लोगों का इलाज चल रहा है, मैक्सिमम लोगों का इलाज चल रहा है। अगर वही कोई एक स्वस्थ कंट्री होगा जहाँ पे लोग हेल्दी होंगे, जहाँ पे लोग पढ़े लिखे होंगे, तो वैसे कंट्री में लोगों को कम स्ट्रगल करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कम स्ट्रगल करना पड़ेगा, और इस तरीके से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हम लोग खुद हेल्दी रहें, आसपास के लोगों को हेल्दी रखें, अपने नेचर को हेल्दी रखें, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस हो सकता है। थर्ड है मिनिमाइजिंग द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं वो डिप्लेट हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं। डिप्लेट मतलब होता है कम होना, डिप्लेट का मतलब है यहाँ पे कम होना। तो जितने भी रिसोर्स है वो डिप्लेट तो हो रहे हैं, मतलब वे ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन हमें उनको उनके रेट ऑफ डिप्लेशन को कम करना है। मतलब पहले अगर हम 4 यूनिट यूज़ करते हैं तो 2 यूनिट करना है। सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हमको सपोज एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाना है, या एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है, जो कि सपोज 10 किलोमीटर दूर है। अगर हम पेट्रोल का कंजम्पशन कम करना चाहते हैं तो हम यहाँ साइकिल से जा सकते हैं, 10 किलोमीटर कैन बी कवर्ड बाई साइकिल, देर इज़ नो problem in that. We can cover 10 kilometer with cycle, and in this way we can minimize the depletion of natural resources. इससे हम पेट्रोल बचाएंगे, ऐसे बहुत सारे लोग करेंगे तो बहुत सारा पेट्रोल बचेगा और वो बहुत ज़्यादा दिन तक चल पाएगा। ऐसा हो सकता है। और एक तरीका है कि हम लोग कार पुलिंग करें। जैसे 5 लोगों को सपोज ऑफिस में जाना है, अब 5 लोग सब एक ही ऑफिस में काम करते हैं और सब एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, तो अगर 5 गाड़ियां निकलेगी 5 लोगों को ले जाने के लिए, तो क्या होगा? 5 कार से धुआं निकलेगा, इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा। सो रादर देन डूइंग दैट वी कैन डू कार पुलिंग। मीन्स ये जो 5 लोग होंगे, 1 2 3, ये 5 लोग जो होंगे, ये 5 सब लोग एक ही कार में जा सकते हैं, और इससे क्या होगा? वी कैन मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है वो है चेंजिंग पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड द इन्वायरमेंट। हम लोगों को बहुत टाइम लगता है कि ऐसा कि हम कर ही लिए तो क्या हो जाएगा, बाकी दूसरा लोग तो फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे सोचें कि अगर हम ही करना स्टार्ट किए, देन आई विल बिकम एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, बाई सेटिंग स्टैंडर्ड कि चलो हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, एटलीस्ट अदर्स हमसे देख के सीखेंगे। ठीक है, कि अगर हमको दूर जाना है तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग बाइक और ऑटो, वी कैन गो बाई बाईसाइकिल, वी कैन फॉर कवरिंग शॉर्टर डिस्टेंस वी कैन गो बाई वॉकिंग। दैट शुड बी आवर in level of intellect in regard to saving the environment. That's what we can expect. Thank you for hearing me. This in this session, and I hope thank you for hearing me in this session, and I hope you will enjoy the lesson and take a note out of it and revise. Thank you very much.